बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और आज जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बहुत तेज़ी के साथ होती चली जा रही हैं। आज इक़्तिसादी सर्वे भी जारी कर दिया गया है जिसमें पाकिस्तान की ग्रोथ रेट के हवाले से और आने वाले दिनों के हवाले से मुस्बत उम्मीदें ज़ाहिर की गई हैं। लेकिन देखें क्या बनता है। लेकिन अगर हम आज के इस इक़्तिसादी सर्वे पर बात करने से पहले उस पाक फ़ौज के इजलास की बात करें जिसकी खबर गुज़िश्ता रात जारी की गई थी, और ISP की प्रेस रिलीज़ जिसको हम देख रहे थे उसके बहुत सारे उसमें पैगामात थे। एक पैगाम नहीं था, उसके अंदर एक से ज़्यादा पहलू ऐसे थे जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि उस इजलास के बाद ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसमें वो तमाम अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो तमाम सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो आज तक किसी भी ख़बर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चाहे वो कैफरे किरदार तक पहुँचाना हो, चाहे वो आहनी हाथ का लफ्ज़ हो, चाहे वो मास्टर माइंड्स की बात की जा रही हो, वो तमाम के तमाम अल्फाज जो कि आज तक इस्तेमाल हुए हैं किसी भी ख़बर में वो उसमें मौजूद थे। दूसरी अहमियत उसकी ये थी कि जो इजलास था उसके जो शुरका थे, जब हम उनकी बात करते हैं, कोर कमांडर्स अपनी जगह पर मौजूद थे, इसके साथ साथ फॉर्मेशन कमांडर्स मौजूद थे, और हम इसी लेवल पर जब चाहें तो वहाँ पर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर्स PSOs जो कि इक्वलेंट होते हैं और फ़ौज को आप ये कह सकते हैं कि चलाने वाले होते हैं, सारे के सारे ये तमाम मौजूद थे। और उनकी तरफ से जो पैगाम दिया गया वो ये था कि फ़ौज के अंदर कोई तकसीम मौजूद नहीं है। ये प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया जा रहा था और ये बात बार बार कही जा रही थी कि फ़ौज के अंदर कोई किसी किस्म की कोई तकसीम मौजूद है। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे को और उसको खुफिया तौर पर उसका ये प्रोपेगेंडा था कि उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन एक मैसेज जो बिल्कुल आया और इतने सख्त अल्फाज करते हुए इस्तेमाल करते हुए ये सारी जो बातें की गई, उसके बाद ये वाज़ेह हो गया कि अब फ़ौज जो है उसके हवाले से ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। फ़ौज जो है वो यक आवाज़ है, फ़ौज यक जान है। एक और अहम पैगाम दिया गया वो ये था कि आप इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर, आप नाम तो नहीं लिया गया लेकिन ये बात वाज़ेह है कि आप लॉबिंग फर्म्स को हायर करते हैं, उसके ज़रिए आप प्रोपेगेंडा करते हैं, उसके ज़रिए आप हुकूमत पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की रियासत पर दबाव बढ़ाने की बात करते हैं, उसके ज़रिए आप कोशिश करते हैं कि इंसानी हकूक़ का नाम लेकर पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद जो कि अमेरिका की तरफ से है उसको बंद करवाने के लिए सेनेटर से पेटिशन पर दस्तखत करवाएं। आप ये कहते हैं कि आप 86 दस्तखत करवा चुके हुए हैं और मज़ीद करवाने की कोशिश करें, तो ये प्रोपेगेंडा भी मुस्तरद कर दिया गया, ये दबाव भी मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि फ़र्ज़ी इंसानी हकूक़ के नाम पर ये सारी चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं होंगी। और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो ये कि जो एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये तमाम मुकदमात जो हैं ये वापस आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट दायर कर दी गई है, उसके नतीजे में कोई फ़ैसला होने वाला है और उस फैसले के नतीजे में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये मुकदमात जो हैं वापस सिविल अदालतों में आ जाएंगे और सिविल अदालतों में आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए वही कुछ रिलीफ मिल जाएगा, वही सारा रिलीफ मिल जाएगा जो अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मिलता रहा है या बाकी लोगों को मिलता रहा है। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो सीनियर तजियाकार हैं, वो इस प्रेस रिलीज़ के इस इजलास में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और उसके बाद इस प्रेस रिलीज़ में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की ख़ुसूसी तशरीह करते हैं। जब वो मददगारों की बात करते हैं जो इस तमाम वाक़यात में हैं तो उनका इशारा भी एक ख़ास सिमत में होता है जिसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिले हैं, बहुत सारे लोग रिहा हुए हैं। हालांकि उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद थी कि किस तरह वो कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलव्विस थे। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होगी इसके बाद, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि आने वाले वक्त में सियासी इस्तेहकाम किस तरह आएगा, ये सारी चीज़ें होने क्या जा रही हैं। इस पर भी जो है हम बात करेंगे और बात करेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी। एक नई पार्टी सामने आ गई
इमरान इस्माइल को हमने देखा, वहाँ पर आमिर किहानी साहब को देखा, फरदौस आशिक अवान को देखा, वहाँ पर फयाज चौहान साहब थे, वहाँ पर मुराद राज साहब थे, इसी तरह कोई 100 के करीब बंदे थे। बल्कि फवाद चौधरी साहब भी एक तरफ मुंह छुपा के एक दो तस्वीरों में देखा, फवाद चौधरी साहब भी बैठे हुए थे, वो रात के इशाइये में भी मौजूद थे, बाकायदा तौर पे ऐलान करके नहीं गए लेकिन वहाँ पर वो मौजूद थे। अब सवाल ये किया जा रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है एक नया इजाफा होने जा रहा है और देखें ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तोड़ सकती है। अभी मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देख रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों की, उनके हम ख्याल दोस्तों की गुफ्तगू सुन रहा था, तो ये कहा जा रहा था कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब ने बनाई है इसका नाम कुछ अच्छा नहीं रखा गया। ये कहा जा रहा था कि ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है ये बना IPP, और IPP के हवाले से पाकिस्तान में अगर हम इसके एब्रीवेशन को आप गूगल पर भी सर्च करें तो आपको इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स का जिक्र मिलता है। ये वो बिजली बनाने वाले कारखाने हैं जिनके साथ बहुत सारे स्कैंडल्स और बहुत सारी करप्शन और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि शायद वो बिजली बनाने के नाम पर हमसे बहुत ज़्यादा लूट मार कर रहे हैं। तो वो बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि देखें आप जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करते हैं तो फिर ये IPPs बनते हैं मुखफ़्फ़। तो जहांगीर तरीन साहब को चाहिए था कि पार्टी का नाम किसी अच्छे स्क्रिप्ट राइटर से लिखवा लेते, किसी अच्छे तख्लीक़कार के पास चले जाते, शायर मुसन्निफ़ के पास चले जाते, कोई अच्छा नाम जो था रखवा लेते। तो मेरी उस पर अर्ज़ ये थी, गुजारिश ये थी कि आप इसके बारे में फ़िक्रमंद ना हों कि एब्रीवेशन क्या होती है, क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी थी तो इसकी एब्रीवेशन PTI अब हर जगह इस्तेमाल होती है। और आप गूगल कर लें तो PTI की जो एब्रीवेशन है इसकी फुल फॉर्म में अगर आप जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, PTI की ख़बरों से बाहर निकलेंगे और इंटरनेशनल सतह पर जाएंगे तो ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बनता है PTI से। तो लिहाजा क्या फ़र्क पड़ा उससे कि हम ये कहें कि ये जनाब क्या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो था वो PTI थी। तो एब्रीवेशन से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, देखना ये कि एजेंडा क्या है, जहांगीर तरीन साहब क्या ऑफ़र कर सकते हैं, वो किस नज़रिए को लेकर चल रहे हैं, उनके पास नारा क्या है, उनके पास क़यादत कौन कौन सी है। क़यादत तो अच्छी खासी आ गई है, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके बाद एक और हमारे पास स्टोरी होगी लेकिन वो बिल्कुल अलग होगी। हम बात करेंगे पाक फ़ौज के इजलास के हवाले से, पैगाम क्या है, इसका वाज़िया सीधा पैगाम है क्या, इस पर बात करने के लिए मशकूर हूँ। यहाँ पर उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। उमर असलम जो है सीनियर सहाफ़ी हैं, सहाफ़ती हल्कों में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं और इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न पर सीनियर एंकर के तौर पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर हमारे यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही सीनियर तजियाकार और बड़ी वाज़िया दो टोक राय रखने में मशहूर तजियाकार रिजवान जलाल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। रिजवान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रिजवान ये जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है और जो इजलास है ये क्या मैसेज पैगाम क्या दे रहा है? नजर साहब बहुत शुक्रिया। मेरे सामने ये ना प्रेस रिलीज़ जो कल जारी हुई है वो पड़ी हुई है जी। मैं इसको ना डाइसेक्ट करता हूँ थोड़ा वन बाय वन करके ना चीज़ों के ऊपर जो है ना वो आते हैं। सही। मुसल्लह फ़ौज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हसूल, मनसूबा साज़ों और मास्टर माइंड्स के ख़िलाफ़ कानून की गिरफ्त, सहूलतकार और जो मददगार हैं उनको कटहरे में लाकर कैफरे करदार तक पहुँचाना। सही। नजम साहब इसमें जो है ना मुझे ये बताएं कि सहूलतकार ना तो मीडिया है, क्योंकि मीडिया को 9 मई के वाक़यात का पता चल गया। कहते हैं कि मीडिया डर गया, इसलिए नहीं, मीडिया डरा नहीं। मीडिया इस बात पर मुत्तफ़िक है कि जो 9 मई को हुआ वो इंतहाई गलत था और ये प्लान था और इसके ताने बाने ज़मान पाक से मिलते हैं, इसलिए मीडिया जो है वो इस बंदे को लिफ्ट नहीं करा रहा। मीडिया को तो छोड़ दें। अब बाकी आते हैं सहूलतकार। वो सहूलतकार कौन है नजम साहब? वो सहूलतकार हैं जुडिशरी, और ये वाज़े पैगाम है। नजम साहब मुझे एक बात बताएं, आज एक दिन में सरबराह तरीके इंसाफ को 19 केसों में ज़मानत दी जाती है। नजम साहब 19 केस, हजूर ये इंसाफ नहीं है, ये तो आपने ज़मानतों की लूट सेल लगाई हुई है। अगर आप इस तरह इंसाफ देंगे और इस तरह ज़मानतें देंगे तो कौन एतबार करेगा?
नजम साहब ये सहूलतकारी है। अगर दलील ये है ना कि 150 और 200 मुकदमात भी तो नहीं ना दर्ज होते इस तरह। अगर आप 150 मुकदमात दर्ज करेंगे तो फिर उसके जवाब में जमानतें भी उसी तरह ही होंगी। नजम साहब आपके पास एविडेंसेस हैं, आप केस को चलने ही नहीं दे रहे। मोहसिन शाहनवाज रांझा आज बाहर अदालत से आके रो पड़े हैं कि एक क्रिमिनल केस है, यार आपने उसके ऊपर स्टे दे दिया। ये कहाँ होता है? ये सहूलत किसको मिली है कि जो है ना वो, नजम साहब मेरी बात सुने, जो वाकया 9 मई को यहाँ होता है वही वाकया जो है उसी तरह का ट्रंप के हामी कैपिटल हिल में करते हैं। मैं आपको बताता जाऊं कि 9 मई को जब यहाँ फौजी तनसीबात पर हमला होता है, सरकारी इमलाक को जलाया जाता है, वहाँ पर ट्रंप के हामी कैपिटल हिल पर हमला करते हैं। और होता क्या नजम साहब, 1030 अफराद पर बगावत का इल्ज़ाम लगता है, 570 अफराद पर फर्द जुर्म आयद होती है। उनमें से एक बंदे को 18 साल कैद होती है और बाकियों को सज़ा मिल रही होती है। नजम साहब मेरी बात सुने, अब सहूलतकारों के ऊपर मैं फिर आता हूँ कि सहूलतकार एक तो जुडिशरी है और दूसरे सहूलतकार कौन है? दूसरे सहूलतकार है जनरल फैज़ रिटायर्ड हमीद साहब। नजम साहब कल शाह महमूद कुरैशी की जब मीटिंग होती है ना, जो रिपोर्ट हुआ है सरबराह तहरीक इंसाफ के साथ, तो उन्होंने कहा कि ये रिटायर्ड लोग जो है ना वो आपको गुमराह कर रहे हैं, हजूर इनसे बचें। और दूसरा नजम साहब आप बड़े डेमोक्रेटिक आदमी हैं, मैं भी डेमोक्रेटिक हूँ, आपका भी ये गिला होता है कि ये जो है ना एहतसाब और कटहरे और जेलें ये सियासतदानों के लिए बनी हैं। लेकिन आज मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अगर एक कटहरे में अब सियासतदान होगा तो दूसरे कटहरे में नजम वली साहब फैज़ हमीद भी खड़ा होगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये ऐसे नहीं होगा। और ये सहूलतकार, और आगे मेरी बात सुन, वहाँ पर कानून हरकत में आया, कैपिटल हिल पर हमला होता है, यहाँ पर कानून हरकत में आता है किस लिए? कानून हरकत में आता है जमानतें देने के लिए। पुलिस जाती है यास्मीन राशिद का रिमांड लेने के लिए, लेकिन उसे बरी कर दिया जाता है। इतने सबूतों के बावजूद, इतने गवाहों के बावजूद पुलिस को जो है वो रिमांड नहीं मिलता, वो मुकदमे से डिस्चार्ज हो जाती है। हजूर ये सहूलतकारी है, ये सहूलतकारी है। सहूलतकारी नहीं कह सकते इसको। देखें आप इसको आप जो मर्जी नाम दें, मेरा ख्याल है सहूलतकारी, रिजवान जलाल साहब, सहूलतकारी और होती है यानी कि आप किसी को ये सारा कुछ करने के लिए राह दे रहे हों, उसका कर रहे, ये ठीक है, सारा आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप मददगार बन रहे हैं हजूर उनके, आप इतराज कर रहे हैं। इस पर आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हुई है, इस पर इतराज़ात किए जा रहे हैं कि ज़मानतें जिस तरह ली जा रही हैं, हुकूमती हल्के मुस्लिम लीग नून पीडीएम ये सब इस पर इतराज़ात कर रहे हैं। नजम साहब लेकर बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? मुझे ये बताएं हजूर, ये जो साहब है ना जो इनकी अकड़ ख़त्म नहीं होती, इनका केस जाएगा मिलिट्री कोर्ट में और वहाँ इनका जब फैसला आएगा ना तो अपील भी जो है वो आर्मी चीफ के पास जानी है। बाकी आप समझदार हैं, होना क्या है। नहीं ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन जो है पेश की जाएगी, लेकिन आइन का आर्टिकल ये भी कहते हैं कि जहाँ पर आपको कहीं रिलीफ की उम्मीद ना हो और कोई आइनी रास्ता, उसका रिलीफ का कानूनी रास्ता मौजूद ना हो, तो आप 199 के तहत एक हाई कोर्ट या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं और वो अपील हो सकती है। देखिए हम जमहूरी आदमी हैं, मैं आपको बता रहा हूं जिस तरह नैब के केसेस में जमानत नहीं थी, जमानत का थी नहीं, लेकिन जब वो अपना रिमांड पूरा कर लेते थे और रिमांड पूरा होने के बाद एक दरख्वास्त 199 की डाल दी जाती थी हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो जाती थी। सारे लीडर्स ने ली वहां से। आप बिल्कुल नजम साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक बात मैसेज क्लियर है, एक बात मैं ऐड करता जाऊं नजम साहब, हम और आप डेमोक्रेटिक आदमी, हम फौजी आर्मी कोर्ट्स के ऊपर, आर्मी एक्ट के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन नजम साहब ये जो आर्मी एक्ट और आर्मी कोर्ट्स है ना, ये भी उसी आईने पाकिस्तान के तहत है जिसकी मैं और आप पासदारी करते हैं। और इस एलामिया का जो फॉर्मेशन कमांडर्स का एलामिया है, ये बड़ा लाउड एंड क्लियर एंड बोल्ड है कि ना सहूलतकार बचेंगे, ना मददगार बचेंगे, ना कोई और बचेगा, ये सारे कैफरे किरदार पर तक पहुंचेंगे। और कैफरे किरदार का मतलब आप सबको, यानी कि वो एक जो तवील अरसे से बात की जा रही थी कि कोई डिवीजन मौजूद है और कोई अंदर सपोर्ट मिल सकती है, वो आप कह रहे हैं कि उस किस्म की अब कोई चीज़ मौजूद नहीं है। पूरी फौज जो है, ख़ासतौर पे जब हम बात करते हैं कोर कमांडर्स की, और कोर कमांडर्स के बाद फॉर्मेशन कमांडर्स आ जाते हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स जो हैं हर कोर कमांडर के नीचे वो काम करते हैं और बुनियादी तौर पे आप ये समझें कि सारी फौज जो काम कर रही है वो फॉर्मेशन कमांडर्स ही होते हैं। और फॉर्मेशन कमांडर्स मेजर जनरल की सतह पर आप कह सकते हैं, उसके बाद ब्रिगेड आ जाती है। इसके साथ ही वो तमाम डिपार्टमेंट्स, महकमे, हिस्से,
जहाँ पर बाकायदा तौर पे फॉर्मेशन कमांडर्स नहीं हैं लेकिन उनके इक्वलेंट आप मेजर जनरल्स कह सकते हैं वहाँ पर मौजूद हैं, जो जैसे कि राशन की सप्लाई आप कह सकते हैं, जैसे कि आप मेडिकल कोर कह सकते हैं, वो बराह रास्त जंग नहीं करते, तो उनके जो सरबराह हैं वो फॉर्मेशन के साथ साथ वो स्टाफ ऑफिसर्स कहलाते हैं, PSOs कहलाते हैं, वो भी मौजूद थे। इससे मतलब जो वाज़ेह आता है वो ये है कि फ़ौज मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद है, मुत्तफ़िक है, इसमें तकसीम की बात नहीं की जा रही है। हमें पैगाम क्या आ रहा है? उमर असलम की तरफ चलते हैं। उमर, आप चूँकि काफ़ी लोगों से राब्ते में रहते हैं, सुनते रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि पैगाम है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नजब साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम प्रोग्राम में मदू किया। अहम बात यह है कि ये जो आप खबर डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मेशन कमांडर्स का जो इजलास है, ये वाज़िया करते चलें कि ये कोर कमांडर इजलास नहीं, इसमें जो आप बार बार बात भी क्लियर कर रहे हैं और नाजरीन को बता रहे हैं कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, यानी इसमें तमाम उन ऑफिसर्स को जो है वो एतमाद में लिया गया और वाज़िया कर दिया गया और दो टोक मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया गया कि अब जो भी 9 मई के वाक़े में सहूलतकार थे या मुलविस लोग हैं उनको किसी किस्म की कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। और इसी में अगर आप सबसे अहम एक और पॉइंट भी देखें कि जो इंसानी हकूक़ की बात जो आर्मी की जानिब से की गई है कि उसकी आड़ में भी किसी को छुपने नहीं दिया जाएगा, तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि अब जो है वो एक्शन लेने का फैसला कर लिया गया। किसी किस्म की ना सिफारिश को ना बैनुल-अक़वामी प्रेशर, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज से जो वाज़ेह हो रहा है उसमें यही है कि बड़ा क्लियर और लाउड है कि जी अब किसी किस्म का कोई बैनुल-अक़वामी प्रेशर भी आता है तो वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। अब इस बात पे उमर खतरा ये जाहिर किया जा रहा था जिस तरह के एक पिटीशन साइन करवाई जा रही है अमेरिकन कांग्रेसमैन से, और ये कहा जा रहा था कि 86 अफराद हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर अब तक दस्तखत कर दिए हैं, और उसके नतीजे में अगर ये साइन हो जाती है और ये वहाँ पर चली जाती है तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो हमारी इमदाद है वो हमारी फौजी इमदाद जो है, अमेरिकी फौजी इमदाद जो है वो मुअत्तल हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो पाक फौज की तरफ से एक मैसेज दिया गया कि आप इंसानी हकूक़ की बुनियाद के नाम के ऊपर जो प्रेशर बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फौजी इमदाद बंद हो जाएगी और उसके नतीजे में हम जो है प्रेशर में आ जाएंगे, और ये जो आर्मी एक्ट लगाया जा रहा है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, नजम साहब इसमें ये नहीं हटेगा। नहीं, बिल्कुल इसी में ऐड कर लेना कि आप वो जो खतीजा शाह वाला केस है उसमें जो कहा गया कि ड्यूअल नेशनैलिटी, तो बड़ा क्लियर कट है कि जिस तरह वो कोर कमांडर हाउस की तरफ गई थी, उसकी वीडियो वायरल हुई है, तो बड़ा क्लियर मैसेज कर दिया कि जो लोग भी इन्वॉल्व हैं वो उनको किसी किस्म की भी जो है वो रियायत नहीं दी जाएगी। इससे पहले मैं आपको नजम साहब इसमें एक बात बड़ी क्लियर करूं कि ये एकदम वाक़या नहीं हुआ। अगर हम 9 मई का वाक़या देखें, सानिया 9 मई वो है जो 75 साल में दुश्मन नहीं कर सका। भारत का जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसका ख्वाब होगा कि इस तरीके से जो हमला करना, लेकिन कभी उसकी ज़रूरत नहीं हुई कि हमारे जो सीनियर फौजी अफसरान हैं उनका नाम ही ले सके। लेकिन सानिया 9 मई जो है नजम साहब बड़ा क्लियर है। आप एक साल पहले से स्टेटमेंट जब से गवर्नमेंट गई है आप उठाकर देखें तो उसमें बड़ा वाज़ेह है, कभी न्यूट्रल्स कहा जाता है, कभी अजीबो गरीब अल्फाज जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बारे में या पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी कायदीन मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कहे जाते थे, उसी तरीके के न्यूट्रल्स कहा गया। और फिर जिस तरीके से जो दीगर अल्फाज हैं वो मैं मुनासिब नहीं समझता कि वो नाम लिया जाए, तो ये पूरा प्लानिंग के साथ है। अच्छा, और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो अब इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो इंक्वायरी कर रही हैं पुलिस और जो दीगर मुतल्लिका एजेंसीज हैं उसके मुताबिक ये 4 महीने पहले से ही ये जो वाक़या प्लान हो रहा था कि अगर इमरान खान की मतलब अगर गिरफ्तारी होती है तहरीक इंसाफ के सरबराह की, तो फिर उसी वक्त जो है वो कहाँ पर क्या जाना है और किस तरीके से डायरेक्शन होनी है। 4 महीने पहले जी 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 मैं आपको वही उसी बात पर मैं बात रहा हूँ कि ये प्लानिंग थी। और जो लोग पकड़े गए हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप जो है उससे आइडेंटिफाई हुआ है कि ये प्लानिंग हो रही थी, डायरेक्शंस थी, ग्रुप बने थे, उसके बाद सब ग्रुप बने हुए थे, फिर डायरेक्शंस दी जाती थी कि आप लोगों ने जब ये होना है तो आपने किस तरीके से कहां पर मूव होना है। पीटीआई के एक रहनुमा से मेरी बात हुई जो बड़ा अहम और सीनियर रहनुमा है, उसका ये कहना था कि जब मैं लिबर्टी चौक पहुंचा और मुझे मालूम हुआ कि आगे कोर कमांडर हाउस में जाने का कहा जा रहा है तो फौरन कहता मैं वापस हो गया और मैंने अंदाजा लगा लिया कि मामला, क्योंकि कुछ समझदार लोग भी होते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना कि आप एक पब्लिक मूव जो है वो कहीं पर जो है कर दिया जाए। आप जिना हाउस के वहां पे जाके हालात देखें किस तरीके से शीशे तोड़े गए हैं, सीएसडी के जाके वहां पर हालात देखें कि किस तरीके से जो है वो शीशों को तोड़ दिया गया, लूट मार का बाजार गर्म किया गया, करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। किसने पहुंचाया? अब आप वहां पर देखें उनके सरबराह जो हैं वो तो कहते हैं कि मैं तो उस वक्त जी जेल में था, और दोस्त कहते हैं कि ये साजिश की गई। साजिश किसने की है नजम साहब? साजिश किसने की? आप ये देखें ना कि फिर उस सारे सिनेरियो में अगर आप मुहरकात पर जाकर रुख करते हैं और वहां पर जाकर बैकग्राउंड में देखते हैं, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि
4 महीने पहले से जो है वो इसकी प्लानिंग नजर आ रही थी। अलकाबाद जिस तरीके से इन्होंने सियासतदानों को टारगेट किया जाता करते थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान या आसिफ अली जरदारी, उसी तरीके से जो है वो फौज को जो है वो उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब आपको लग रहा है कि उमर के जो है फौज जो है बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए ये तो बड़ी बड़ी क्लियर है, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ये बाकायदा फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस हुई है। ये बार बार मैं नाज़रीन को इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, जिस तरह आपने भी 3 दफ़ा क्लियर किया है कि इसमें नीचे ऑफिसर्स जो हैं वो तमाम उनको वाज़ेह तौर पर एक मैसेज कर दिया गया, क्योंकि ये बात तो आप और मेरे साथ जलाल साहब और जो मोहतरम दोस्त बैठे हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से नाज़रीन जानते हैं कि मास्टरमाइंड है, बड़ी बेहतरीन प्रोपेगेंडा करना जो है वो पीटीआई जो है वो जानती है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, और लोग भी जो हैं वो अब यूट्यूब और ट्विटर को देखते हैं। लेकिन इसमें बड़ा क्लियर मैसेज कर दिया गया कि किसी किस्म का कोई इख्तलाफ जो है वो इसका नहीं। पैगाम है क्या? मैं मशकूर हूँ यहाँ पर नसीम कुरैशी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, उन्होंने मैं यहाँ पर ज्वाइन किया। नसीम साहब, आज जो खबरें छपी और कल जो इजलास हुआ, उसके बाद प्रेस लिस्ट जारी हुई, उसके बाद आज जो सारी खबरें शाये हुई, उसके बाद क्या पैगाम क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम क्या मिला है, होने क्या जा रहा है? शुक्रिया। जब होने क्या जा रहा है, होने का जो स्क्रिप्ट मेरा भाई अभी काफ़ी कुछ बता चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि शोदा की क्या कहते हैं यादगारों पे और GHQ पे इन पर हमले तो किसी भी सूरत जो है ना उसकी कोई मतलब कोई वजाहत नहीं है कि, और ना ही होनी चाहिए, और ना ही मेरे समेत कोई भी इस चीज़ को की हिमायत करेगा। और बाकी रही जो इंसानी हकूक़ वाली बात, ये जो मैसेज जो आपने मुझसे पूछा, ये इंसानी हकूक़ के ये एक क्लियर मैसेज है कि जिन लोगों ने ये ख़राबी की है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सिर्फ जो बात अभी आप भी कह रहे थे कि ये पीटीआई वालों का कहना, हाँ मेरे से भी कई पीटीआई वालों की जिक्र हुआ, डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा जी इसमें वो क्या है, एक टर्मिनल गुल्लू भट्ट, इसमें बहुत सारे थे गुल्लू भट्टों ने मोब की आप साइकी समझते हैं, वो एक इस तरह के बेड़ों के रेवड़ की तरह होता है कि जिस तरफ कोई एक बेड़ निकल जाए सारी उसके पीछे जा रही, चाहे आगे से नीचे खाई हो, उन्होंने सब ने नीचे गिर जाना है। तो एक ये चीज़ है, लेकिन मैसेज ये क्लियर ही है कि आइंदा इसके बाद एक तो ये है कि इस सानिए के जितने भी लोग हैं जो इसमें ज़िम्मेदार ठहरे जाएंगे, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और मेरा ख्याल है कि ये एक टेलीफोन्स कॉल्स जो जियो फेंसिंग की जा रही है, टेलीफोन कॉल्स जो ट्रेस हुई हैं कि 15 दफ़ा रब्ता इस रहनुमा से इसका इस रहनुमा से, यकीन इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई होगी, उनमें इनके पास होगी। यही वजह है कि उनका बड़े ठोस सबूत मौजूद है। होना चाहिए इसमें होना चाहिए, मेरी बात अब मैं कंप्लीट करना, ये होना चाहिए एक्शन, और ये उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए जिन लोगों ने ये कार्रवाई की। लेकिन सिर्फ हमारी इसमें मेरी एक ये होगी गुजारिश, जो मेरे अपना ओपिनियन है ज़ाती, कि एक इसको मेरिट पे देख के आराम से देखा जाए और इसको बारीकी से देखे, ताकि कोई गुनाहगार तो बच जाए लेकिन कोई बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। नहीं, बेगुनाह फंसने वाली इसमें बात ही कोई नहीं, क्योंकि जितनी टेक्निकल तरीके से और जितनी जदीद आलात की मदद से और जिस तरह की फॉरेंसिक करवाई जा रही हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कोई बेगुनाह फंस सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जैसे देखें, मैंने आपको पहले एक बात अर्ज़ की है कि इस वक्त जितना जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो काम किया जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेगुनाह फंसेगा। लेकिन मुग़ज़े माफिया में जैसे कि दूसरी हो ही नहीं सकता ना, मेरे पास पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्शन मेरे से अब ऐसे 20 बंदों के नाम ले लें जो वहां पर कोर कमांडर हाउस मौजूद थे, लेकिन उन्होंने तोड़फोड़ में हिस्सा नहीं लिया, अंदर नहीं गए, तो वो बिल्कुल गिरफ्तार नहीं हुए। कुछ गिरफ्तार नहीं हुए, कुछ को उतना जितना उनका जुर्म है उनको उतनी सजा मिलेगी, यकीनन ऐसा ही होगा। जैसे आपने कहा बिल्कुल गिरफ्तार नहीं, कई लोग ऐसे गिरफ्तार नहीं हुए जो वहां पे मौजूद थे और बाहर खड़े देख रहे थे, बिल्कुल वहां पर मौजूद थे, उनके भी फोन ट्रेस हुए। नाम नहीं लेना चाह रहा, उनको मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से नहीं जरूरत नहीं है, हमारे लोग भी है, उन लोगों को बुलाया भी गया, उनसे डिस्कशन भी हुई, उनको तसल्ली उन्होंने छोड़ दिया। ये नहीं कि कोई किसी पार्टी की वजह से, उसमें कई पीटीआई के लोग भी जो है उसमें जाहिर है, जो उसमें एहतजाज में शामिल थे पीटीआई के लोग थे, उनमें से कई लोग ऐसे वाकईतन गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन ये तोड़ फोड़, ये मेरी समझ से वैसे बात आ रहा है कि ये इस जमात को हम देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, इसमें कोई अस्करी इनके अंदर कोई विंग नहीं था
ये जो अचानक ये उस दिन ये जो वाकया हुआ और ये बिल्कुल इसमें फरदौस बता रहा है कि ये 4 माह पहले से आशिक अवान ने एक से ज्यादा इंटरव्यूज दिए हैं। उन्होंने कहा ये जो टाइगर फोर्स बनाई गई थी, चूंकि फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और फोर्स थी ये, तो वो ये कह रहे थे कि ये सारा कुछ पहले से प्लान किया जा रहा था और ये फोर्सेस बनाई जा रही थी। एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? फरदौस आशिक अवान बहरहाल उनकी मेंबर थी। देखें उनका अपना एक ओपिनियन है, हम तो वो देखते हैं, देखें हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो बारीकी से देखते हैं चीज़ों को। अस्करी विंग हमें इसका नज़र नहीं आया ना। अपना पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स भी हैं इनके, वो कोई ऐसे नहीं थे, वो तो बेचारे 2-4 दाएं बाएं फिरते रहते। ये उस दिन का वाक़या ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इन्होंने कैसे कर दिया और इतना बड़ा ब्लंडर किया है जिसकी माफ़ी नहीं, जिसकी माफ़ी नहीं। नसीम कुरैशी साहब, आप किस तरह, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? आप जर्नलिस्ट हैं, आपके सामने सारे हकायक हैं, क्या चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही? पुलिस समेत सियासी जमातों में हर जगह पे आपके राब्ते मौजूद हैं, इसके बावजूद आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ है? मैं तो वाक़या था, मैं तो एक बात ये मैं एक चीज़ समझ में इस वजह से नहीं आ रही कि ये लोग इतने इंतशार कैसे ये लोग कर गए। बाकी जो लोग कर गए, अब इस यहाँ पे देखें ना, देखें एक चीज़ है, एक लोगों को मैं कोई 10-15 साल से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस पार्टी को, इसमें इस तरह के लोग नहीं थे। लेकिन उस दिन का जो वाक़या देखा जा रहा है, 4 माह पहले से जो प्लानिंग की बात हो रही, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे होना ही नहीं चाहिए था। एक चीज़, दूसरी बात ये तो देखें, आप पॉलिटिकल गेम खेलें, एक दूसरे को बुरा भला कहें, जब कहें अदालतें और हमारे जो अस्करी इदारे हैं, फौजी इदारे हैं, उनके तो एहतराम। सर बिल्कुल, आप सियासी गेम, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। नसीम कुरैशी साहब, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और आप यहाँ पर सियासी गेम खेलें, सियासत करें एक दूसरे के। आपके पास की चुआज ही नहीं बनता कि आप किसी के घर के पास चले जाएं और ख़ासतौर पे किसी फौजी के घर पे चले जाएं, आप अपने मुल्क के GHQ पे चले जाएं, अपने मुल्क के कोर कमांडर हाउस पे चले जाएं शहर के। ये तो बनता ही नहीं है, इसका कोई जवाज ही नहीं है, इसको कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता कि जनाब चूंकि मुझे रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था, रेंजर्स गिरफ्तारी में मौजूद थे, लिहाजा हमने वहाँ पर जाकर इसका रिजल्ट यही निकलना था। इसका रिजल्ट फिर अगर ये निकलना था तो फिर इसका रिजल्ट ये भी निकलना था जो अब निकल रहा है और जो निकलने वाला है। इस वक्त एक ब्रेक।